हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। एंड वीडियो का टॉपिक देख के आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे बेसिकली टिप्स या पॉइंटर्स शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप अपनी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। स्पेशली जो भी फर्स्ट टाइमर मॉम है वो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर कर सकते हैं, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो अब हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये किसी फिक्स ऑर्डर में नहीं है, जस्ट दे आर रैंडम। आप अपने जो भी स्टेज आपकी चल रही है प्रेगनेंसी की, उसके अकॉर्डिंगली आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी जैसे जैसे डिलीवरी की डेट पास आ रही है, आप ना अपने जितने भी जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, नेबर्स हैं, उनसे कुछ जो भी उनके ट्राइड एंड टेस्टेड पीडियाट्रिशियन यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर लेके रखिए। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जो पीडियाट्रिशियन हमको हॉस्पिटल से मिली थी, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सो हमने 3 पीडियाट्रिशियन स्विच करके फिर हमें एक ऐसे डॉक्टर मिले जिनके साथ वी आर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट कि हाँ उनकी मेडिसिन और जो भी वो चीज़ें बताते हैं वो दर्द को सूट करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी का एक कंफर्ट लेवल अलग होता है, चाहे वो डॉक्टर के केस में भी ऐसा ही होता है। तो ये आप ज़रूर रखिए सो दैट कि जब आपको बेबी के लिए डॉक्टर के पास जाना है तो इन केस अगर आपको एक पीडियाट्रिशियन पसंद नहीं आया तो यू हैव अदर बैकअप कॉन्टैक्ट डिटेल ऑल्सो, आप वहाँ पर जाके बच्चे को लेकर जा सकते हैं। और वैसे भी स्टार्टिंग में तो बेबीज़ को फ्रीक्वेंटली काफ़ी बार डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, कभी वैक्सीनेशन के लिए, कभी ग्रोथ चेकअप के लिए, कभी जॉन्डिस चेकअप के लिए। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द स्टार्टिंग। सो आप पीडियाट्रिशियन की कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर हैंडी रखिए, एटलीस्ट मोर देन वन। नेक्स्ट और जो तो आई थिंक सब लोग करते ही हैं वो है हॉस्पिटल बैग को रेडी करके रखना। हॉस्पिटल बैग में आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं, स्पेशली फॉर इफ़ यू आर हैविंग अ डिलीवरी इन द विंटर सीजन। तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मेजरली जो आपका हॉस्पिटल बैग होता है उसमें बच्चे के कपड़े, मदर के कपड़े और जो भी बच्चे का स्किन केयर प्रोडक्ट आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो आपके जो भी इंश्योरेंस के पेपर्स होते हैं, मेडिक्लेम अगर इंश्योरेंस आपका है तो उन सब के मेजरली चीज़ें होती हैं जो आप जैसे ही आपका 8 मंथ कंप्लीट होता है तब आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार्टिंग से जैसे जैसे आपको सामान याद आता जा रहा है एक लिस्ट बना के एक बैग में डाल सकते हैं इन केस कि आपको कभी इमरजेंसी में अगर जाना पड़ता है हॉस्पिटल। सो एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो रिव्यू दैट लिस्ट और वो उसके अकॉर्डिंगली सामान पैक कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाना भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो भी डिलीवरी के टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा, विच इज़ हैविंग सम नर्सिंग गाउन्स एंड नर्सिंग ब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप बच्चे को जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है बार बार ऐसे कपड़ों में दूध पिलाना जो कि नर्सिंग के लिए नहीं बने होते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी नर्सिंग स्पेसिफिक गाउन्स और नर्सिंग स्पेसिफिक ब्रा होती हैं वो आप ज़रूर अपने पास रखिए, फ्यू पेयर्स। उनमें फ्रंट ओपनिंग होती है जिसकी वजह से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना काफ़ी ईजी रहता है, स्पेशली रात में तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं बेबी आइटम्स पे। तो बेबी के जो भी बेसिक सामान होते हैं वो ज़रूर आप को ऑब्वियसली पहले से शॉपिंग करके रखने पड़ेंगे, बिकॉज आप बाद में तो शॉपिंग नहीं कर सकते एकदम से। तो पहले ही बेटर है कि आप डिलीवरी से पहले इन सबको रेडी करके रखें। तो बेबी के जो भी बेसिक आइटम होते हैं उसमें एक तो आता है जो भी वेदर है उसके अकॉर्डिंग बच्चे के कपड़े, इसके अलावा बच्चे के स्किन केयर और बाथ के प्रोडक्ट्स। उसमें अगर आपको डाउट है कि आपको कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कौन सा अच्छा रहता है न्यूबॉर्न के लिए, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो चेक कर सकते हैं। तो बिकॉज डे 1 से ही आपको बेबी की स्किन केयर रूटीन तो कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू दी वेदर। और बात तो ऐसा है जो फर्स्ट बात तो आपको हॉस्पिटल में ही बच्चे को करा देते हैं, बट उसके बाद तो घर पे कराना ही पड़ता है। तो बाथिंग के लिए आजकल वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं बच्चों के लिए। मैंने जो यूज़ किया था एक काइंड ऑफ बेबी बादर करके आता है, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उस पर आप बच्चे को लिटा के बहुत आराम से उसको बात करा सकते हैं। तो ये चीज़।
इसके अलावा अगर आप बच्चे को प्लान कर रहे हैं कि आप उसे क्रिब में रखेंगे तो बच्चे के लिए क्रिब और क्रिब की जो मैट्रेस प्लस क्विक ड्राई शीट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी आपको शॉपिंग पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। एंड बेबी प्रोडक्ट में ही लास्ट आता है ब्लैंकेट्स एंड टॉवल। स्पेशली विंटर में तो आपको मिनिमम 2 ब्लैंकेट तो बच्चे के लिए लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज बच्चों का पता नहीं होता है कि कब कुछ भी वॉमिटिंग कर दे, सुसु कर दे, इन केस इफ दे आर हैविंग सम डाइपर फ्री टाइम। तो आपको बैकअप के 2 ब्लैंकेट तो लेने ही चाहिए बच्चों के लिए। इसके अलावा 2-3 टॉवल्स भी बच्चों के लिए आपको जो बेबी स्पेसिफिक टॉवल्स होती हैं वो भी बेटर रहेगा आप डिलीवरी से पहले ही परचेज़ कर लें, बिकॉज ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिलीवरी के इमीडिएटली बाद ज़रूरत पड़ती है, बट आप एकदम से तो शॉपिंग करने नहीं जा सकते हैं। तो बेटर है कि आप ये सब चीज़ें पहले से ही परचेज़ करके रख लें। नेक्स्ट एक ऐसा आइटम है जिसकी इंपॉर्टेंस को मैंने बिल्कुल भी नहीं समझा था अपनी डिलीवरी से पहले, बट नाउ आई कैन टोटली एश्योर यू कि वो काइंड ऑफ एक मस्ट हैव है फॉर एवरी न्यू मदर, विच इज़ अ ब्रेस्ट पम्प। आपको मैनुअल लेना है, ऑटोमेटिक लेना है, वो आपकी चॉइस है, बट मेरे एक्सपीरियंस और मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मैं बोलूँगी कि इट्स अ मस्ट हैव। इससे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना इतना कंफर्टेबल और इतना इजी हो जाता है, स्पेशली अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपको मैटरनिटी लीव के बाद अपना ऑफिस ज्वाइन करना है, तो उस केस में भी ब्रेस्ट पम्प बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर कोई डिटेल वीडियो करूँ कि ब्रेस्ट पम्प कौन सा बेटर रहता है, मैंने क्या यूज़ किया था, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन डू दैट फॉर यू। सो ब्रेस्ट पम्प भी आपको पहले से ही परचेज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली फिर भी आजकल तो थोड़ा सा ये रहता है कि ऑनलाइन आप सामान परचेज़ कर सकते हैं, अमेजन से तो 1-2 दिन में आ भी जाता है, बट बेटर है कि जो भी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं वो आप पहले से ही परचेज़ करके रखें, ताकि आपका बाद का हेडेक कम से कम हो, आप अपने बेबी के साथ ही उस पूरे टाइम को स्पेंड कर पाएँ। नेक्स्ट और मेरा फेवरेट पॉइंट जिसको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया था, अपना फेवरेट फूड जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है उसको एकदम पेट भर के खाइए, बिकॉज डिलीवरी के कुछ टाइम बाद तक तो आपको वो अपना फेवरेट स्पाइसी खाना तो स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद हैं उसको ज़रूर खाइए अपनी डिलीवरी से पहले, क्योंकि उस टाइम तक कुछ भी खा सकते हैं, बट डिलीवरी के एकदम बाद स्पेसिफिकली अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन होती है। तो बेटर है कि वो जो क्रेविंग है ना वो आप पहले ही अपनी थोड़ी सी कम कर लीजिए। इसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन है एक नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है डिलीवरी से पहले स्पेसिफिकली अगर आप फर्स्ट टाइमर पेरेंट हैं तो कुछ थोड़ा सा ना आप मी टाइम और कपल टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए, बिकॉज एक बार बेबी हो गया तो फिर तो उसके बाद मी टाइम कपल टाइम आपको बहुत टाइम तक, आई डोंट नो कब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अभी भी दर्श ही इज़ ऑलमोस्ट 2 years, और जब भी हम बाहर जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ है जब से दर्श हुआ है कि हम लोगों ने एक साथ खाना खाया हो। तो पहले एक बंदा खाता है फिर दूसरा बंदा खाता है, तो एक बंदे को पूरा टाइम दर्श के साथ उसको एंगेज रखना ही पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी डिलीवरी से पहले आप एक जो अपना पर्सनल टाइम है उसको ज़रूर स्पेंड कीजिए, अदरवाइज यू विल रिग्रेट कि ये आपने क्यों नहीं किया, आपको पता था फिर भी आपने नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जिस भी हॉस्पिटल में आप अपनी डिलीवरी प्लान कर रहे हैं वहाँ पे डिलीवरी से पहले या जब आपकी सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। उस विज़िट में आप ये चेक कर सकते हैं कि आप वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है, अगर आपका मेडिक्लेम है या इंश्योरेंस है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है। काफ़ी लोगों को ऑफिस की तरफ से होता है तो वो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी पड़ेंगी। अकॉर्डिंगली आप अपने जो हॉस्पिटल बैग है उसमें चीज़ें रख सकते हैं। तो एक बार हॉस्पिटल विज़िट आपको ज़रूर करना चाहिए अपनी डिलीवरी से पहले, बिकॉज क्या होता है ना, काफ़ी लोग जो होते हैं वो डॉक्टर से अलग से भी कंसल्ट कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर हॉस्पिटल में काइंड ऑफ एक ऐसे विजिटर डॉक्टर होते हैं, बट डिलीवरी तो हॉस्पिटल में ही होनी होती है। तो ये आप मेक श्योर कीजिए कि आपका डॉक्टर चाहे बोले चाहे ना बोले, बट आप एक बार डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल ज़रूर विजिट करके आइए और जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो ज़रूर समझ लीजिए। इसके अलावा अगर आपको अपना डिलीवरी प्लान भी डिस्कस करना है तो वो भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास डिलीवरी के बाद या तो कोई रिलेटिव रहने आता है, मदर इन लॉ रहने आएगी, या फिर वो कोई ना कोई हेल्प रखेंगे अपने पास। तो वो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही सॉर्ट आउट करके रखिए कि आपका डिलीवरी के बाद का क्या प्लान होगा। आप किसी के पास जाएंगे, कोई आपके पास आएगा, वट एवर इट इज़, तो वो प्लान सॉर्ट आउट करके रखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके पास रहने आ रहा है या आप किसी के पास रहने जा रहे हैं
उनको आप जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे कुछ टाइम पहले बुला लीजिए, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। स्पेसिफिकली जो लोग कोई भी मेड्स या हेल्प रखने वाले होते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके लिए वो पर्सन बिल्कुल नया होता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि आपको 1-2 बार बात करके इतना पता नहीं लगेगा कि आप उसके साथ 2-3 महीने स्पेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेड्स को जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स पहले ही स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उसको आपके बारे में और आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता हो। एंड दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि जब बेबी आ जाएगा घर में तो उन्हें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मैनेज करनी होंगी। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकली मॉमीज़ के लिए। जो भी फर्स्ट टाइमर मॉमीज़ होती हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी सारी बच्चे से रिलेटेड ऐसी चीज़ें होती हैं जो यू कैंट इमेजिन कि आपको करना कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके बारे में अभी इस टाइम पे तो बहुत इजी है। तो आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो भी घर में बड़े लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएंगी। ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, बच्चे का डायपर चेंज कैसे करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास जो भी टाइम है डिलीवरी से पहले, उस टाइम में आप यूट्यूब पे अपने बड़े लोगों से, फ्रेंड से ज़रूर बात कीजिए और समझिए कि किन चीज़ों को कैसे करना चाहिए। इससे आपको डिलीवरी के बाद बहुत इजी और बहुत हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो मॉमीज़ वर्किंग है। तो जिस भी ऑफिस में आप लोग काम करते हैं, आई एम श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ही, बट जस्ट टू ऐड ऑन, आपकी ऑफिस की जो भी मैटरनिटी पॉलिसी है वो ज़रूर समझ लीजिए। मैटरनिटी पॉलिसी 2 टाइप की होती है। एक जिनमें आपको सिर्फ एक सिंगल 6 महीने का ब्रेक मिलता है, पेड बेसिकली, और कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि आप उनको 6 महीने के बाद आप बीच बीच में ब्रेक करके भी ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑफिस आप HR से मैटरनिटी लीव पॉलिसी ज़रूर चेक कर लीजिए। सेम अप्लाई टू बी फादर्स, तो वो भी अपने ऑफिस में पैटर्निटी लीव की जो भी पॉलिसी होती है वो ज़रूर चेक कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जिस टाइम पे आप लीव अप्लाई करने जाएंगे उस टाइम पे आप ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें चल रही होंगी, और जब आपको लीव अप्लाई करनी होगी तो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने दिन की लीव अप्लाई करें, कब से करें, कब हमारी लीव की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उस पॉलिसी को कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी लीव को प्लान कीजिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने हमारा क्योंकि प्लान था जो डिलीवरी थी, तो मैंने दर्श वॉज बॉर्न ऑन संडे, तो मैंने नेक्स्ट मंडे से डिलीवरी के नेक्स्ट डे से मैंने अपनी मैटरनिटी लीव अप्लाई की थी, बिकॉज आई वांट कि मुझे बाद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए, बिकॉज पहले तो फिर भी कैसे ना कैसे करके काम चल ही जाता है। तो ये सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो जस्ट आई एम टेलिंग यू कि मैंने कैसे उस पॉलिसी को समझ के उसका मैक्सिमम यूसेज करने का ट्राई किया था। इसी से मैं एक नेक्स्ट पॉइंट एक्सटेंड करूँगी कि अगर आपकी जो डिलीवरी है वो प्लान है या आपकी ड्यू डेट ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो आप ये देखिए कि स्पेसिफिकली अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ की जो भी ग्रोसरी की शॉपिंग है वो आप पहले ही करके रख लीजिए, ताकि जब आपका जो इनिशियल 1-1.5 महीना होगा उस टाइम पे आपको ये सब टेंशन लेनी पड़े कि ये सामान ख़त्म हो गया, वो सामान ख़त्म हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम किचन में तो आप होंगे नहीं, या घर के जो भी सामान ख़त्म होंगे। तो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ग्रोसरी की, तो बेटर है कि उसको आप अपने डिलीवरी होने से पहले ही सॉर्ट आउट कर लीजिए, या फिर आप लिस्ट बना के रख लीजिए जैसे जैसे जो भी सामान ख़त्म हो रहा है, सो दैट कि डिलीवरी के बाद भी अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको ये टेंशन ना लेनी पड़े, आपको देखना ना पड़े कि क्या ख़त्म हो रहा है और क्या मंगाना है। इवन इसमें अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप डिलीवरी के बाद का कुछ दिनों का मील प्लान बना के भी अपने किचन में चिपका सकते हैं, सो दैट कि आपसे कोई ये ना पूछे कि आज खाने में क्या बनाना है। तो ये जस्ट एक सजेशन है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट और अपने मील प्लान की लिस्ट भी दोनों किचन में अपने रख सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट आता है डिलीवरी के बाद का। क्या होता है कि जब आप डिलीवरी से पहले, जब प्रेगनेंसी टाइम में जब आप वेट गेन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आपका जब स्पेसिफिकली जब फुल टर्म होता है तो आपके जो कपड़े होते हैं वो तो आप काफ़ी लूज लेते हैं। देन जब आपकी डिलीवरी होती है तो इमीडिएटली काफ़ी सारा वेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपके जस्ट डिलीवरी से पहले वाले कपड़े थे वो नहीं आते हैं, तो आपको अपने पास कुछ ऐसे कपड़े भी निकाल के रखिए बेसिकली आपकी कबर्ड में, जो आपके अगर आपके अंदर से 6-7 किलो वज़न कम भी हो गया है तो वो आपको आ जाए, मतलब यू कैन कॉल देम इन बिटवीन क्लोथ्स। तो जो आपका 4 to 5 मंथ वाला जो
एक वेट गेन की जर्नी होती है, अप्रॉक्सीमेटली उस साइज़ के क्लॉथ्स आपको परफेक्ट आएंगे। तो मैंने तो क्या किया था, मैंने ना बहुत सारे अनारकली कुर्ते लेके रखे हुए थे बिकॉज मैं ऑफिस भी जाती थी। तो वो कुर्ते एकदम परफेक्ट थे, क्योंकि कुर्ता का थोड़ा बहुत लूज़ भी होता है तो भी चल जाता है। तो आपको कोई भी मिलने आता है तो वो सब ना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है कि हाँ ठीक है, यू आर ड्रेस्ड वेल। और जब आप अच्छे से ड्रेस होते हो तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी रहता है कि यस यू नो कि यू आर लुकिंग गुड। अगर आप गाउन में रहोगे या गंदे से दिखोगे तो कोई आपसे जब मिलने आएगा तो आपको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक मेरी पर्सनल सजेशन, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि आप डिलीवरी पे जाने से पहले अपने जो भी आपके 4, 5, 6 मंथ की टाइम पे जो आपने कपड़े पहने थे, या अगर आपको नए बाय करना है, इट्स योर चॉइस, तो ऐसे कुछ कपड़े जीन्स, कुर्ता, कुछ भी जो आपका प्रेफरेंस हो वो आप निकाल के रखिए ऊपर कबर्ड में, ताकि आपको बाद में उनको ढूंढना ना पड़े। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि जो भी टू बी मॉमीज़ हैं उन सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और उनके लिए आई एम श्योर कि काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, स्पेसिफिकली जब वो अपने डिलीवरी के लिए जाएंगी तो दे कैन रिलेटेड सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं मेरे बेटे दर्श की इतने सारे एक्टिविटीज़ और आइडियाज़ पोस्ट करती रहती हूँ, जिनको देख के आई एम श्योर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एंड मेरी साइड से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑल द टू बी मॉमीज़, बेस्ट ऑफ लक। I hope everything will be good for you. Stay happy, stay safe, and thank you for watching this video.